कॉलेज में साथ साथ आप जब बढ़ते जाते हो, आप कभी भी थियोरेटिकल नॉलेज लेके आप कभी भी हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा ना किसी भी चीज़ का, आप हाई कोर्ट के मैदान पे खेलने नहीं उतर सकते। नमस्कार सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, और आपके इस नए ऑफिस के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई है सर। थैंक्स अ लॉट। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमसे अपने कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपने 12th से। जब मैं 10th पास आउट हुआ था तो मेरे घर वाले बोलते थे कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हम जेई की तैयारी करवाएंगे, हम आईआईटी जेई भेजना चाहते हैं। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कभी भी। इंजीनियरिंग में ई से डर लगता था, इंजीनियरिंग के ई से। पापा का मन था कि ये डॉक्टर बने, तो मैं बेसिकली इंजीनियर और डॉक्टर के बीच फंसते जा रहा था। बाद में जब 12th कंप्लीट होने के बाद जब मैं MPPT देने जा रहा था, तो ट्रेन में एक मेरी जर्नी है जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ। ट्रेन में मेरे को एक कलिंगा से एक पर्सन थे, ही वॉज पासिंग टू भोपाल, तो उनका साथ मेरा सफ़र हुआ चालू। तो बात चली कि मैं MPPT देने जा रहा हूँ, तो मैंने जब उनको बताया तो ही वॉज लाइक कि इंजीनियरों की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती, आप इंजीनियरिंग करके एक 9 to 5 वाली जॉब से आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। ही वॉज बेसिकली लॉयर, तो ही वॉज एनकरेजिंग मी टू जॉइन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, एंड ही स्टार्टेड एनकरेजिंग मी। और वो जो जर्नी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, उनने मुझे लॉ के बारे में कई चीज़ें बताई। तो ऑन दी मॉर्निंग 5 o'clock जब मैं जबलपुर स्टेशन पे उतरा, आई वॉज टोटली चेंज्ड। मेरा परसेप्शन टू बी अ इंजीनियर वॉज चेंज टू अ लॉयर। अब मेरा ये मन था कि मैं बेमन से MPPT देने जा रहा था। अब मैंने फिर एग्ज़ाम देने के बजाय मैंने क्लैट के बारे में और लीगल चीज़ों के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे मैंने लीगल प्रोफेशन को चुना। फिर क्लैट दिया, क्योंकि अब क्लैट के लिए मेरे पास ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं था, तो क्लैट दिया। क्लैट में 1-2 मार्क्स से मेरा HNLU रह गया था, बट स्टिल मेरे को कई लोगों ने बताया कि बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने के बाद मुझे यहाँ के एनवायरनमेंट और यहाँ के टीचिंग स्टाफ के बारे में पता चला कि यहाँ के टीचिंग स्टाफ वगैरह बहुत अच्छे हैं। बट जब आप एंटर करते हो लॉ डिपार्टमेंट में, द रियलिटी इज़ डिफरेंट। यहाँ पे तो सिर्फ डामाडोल था, बट स्टिल हम 5 ईयर कैसे सर्वाइव करते गए, डे बाय डे कुछ नया चीज़ सीखते गए, एंड द शो मस्ट गो ऑन। नाउ आई एम हियर प्रैक्टिसिंग इट। तो सर, आपका सबसे ज़्यादा जो अच्छा अनुभव रहा है कॉलेज लाइफ में, वो क्या रहा है? बहुत चीज़ें सीखा। एज अ लॉयर तो कुछ नहीं सीखा मैंने कॉलेज में, बट कॉलेज में साथ साथ आप जब बढ़ते जाते हो, आप कभी भी थियोरेटिकल नॉलेज लेके आप कभी भी हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा ना किसी भी चीज़ का, आप हाई कोर्ट के मैदान पे खेलने नहीं उतर सकते। मैंने एक चीज़ ये समझी कि मैं थियोरेटिकल लॉ, जो कि मुझे प्रमोद शर्मा सर हो गए, IMV राजकुमारी मैडम, जो आज मुझे टीचर्स के नाम याद हैं, उनसे जो चीज़ मैंने सीखी, आज मैं उन सब चीज़ों को गेन कर सकता हूँ। और मैं हाई कोर्ट में जब भी कुछ भी चीज़ पढ़ता हूँ, मुझे ये टीचर आसपास घूमते रहते हैं। कॉलेज में मैंने जो दोस्त बनाए वो आज भी मेरे साथ हैं, तो ये मेरे प्लस पॉइंट रहे कॉलेज के। और सबसे बड़ी बात कॉलेज का एनवायरनमेंट। मैं आज भी बोलता हूँ कि जो कॉलेज के लोग हैं वो आज भी मुझे याद आते हैं। मैं हाई कोर्ट से आज भी अपने कॉलेज वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं उनके साथ वो एन्जॉयमेंट फिर से कर सकूँ। और जो सबसे प्लस पॉइंट थे वो कॉलेज के जूनियर्स, जो हर मोमेंट कहीं ना कहीं आपको फन देते रहे, और आपकी जो 5 साल की बोरिंग जर्नी थी उसको कभी बोर होने नहीं दी। तो सर, आपको ये लॉयर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को लॉयर बनने की प्रेरणा, ये बहुत बड़ा शब्द है प्रेरणा, क्योंकि मेरे घर में बेसिकली लॉ बैकग्राउंड से कोई नहीं। मेरे ब्रदर हैं, ही इज़ प्रैक्टिसिंग एट जबलपुर हाई कोर्ट, एंड मेरे मामा हैं, ही हैज सर्व्ड एज एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़, एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। रिसेंटली ही सर्व्ड हिज रेजिग्नेशन ड्यू टू द गवर्नमेंट चेंज। लॉयर कोई था नहीं। इंजीनियरिंग डॉक्टर, मैंने जो आपको बताया, इंजीनियर डॉक्टर के बीच में मैं फंस रहा था। मैं हमेशा से ये सोचता रहता था कि कुछ करना है,
पर ये नहीं समझ आता था कि कैसे चेंज लाऊं। आज जब मैं अपने आप को हाई कोर्ट में जाते देखता हूँ, एवरी डे आई यूज टू ड्राइव माई कार टू दी हाई कोर्ट, तो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि मैं आज अपने आप को इस काबिल तो बना लिया हूँ कि कल कहीं ना कहीं मैं इस चेंज को लाने का एक रीज़न बन सकता हूँ। जैसे क्रिमिनल मैटर्स कुछ हैं, जिस क्रिमिनल मैटर्स को मैं गवर्नमेंट साइड से अपीयर होता हूँ और जब उनको हैंडल करता हूँ और किसी की बेल खारिज होती है, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन पर्सनल लेवल पे ये मिलता है कि हाँ, मैंने समहाउ किसी को जस्टिस दिलवाया। जिसके साथ गलत हुआ वो अगर खुद नहीं आ सकता और मैंने स्टेट की तरफ से खड़े होकर अगर उसको रिलीफ दिलवाई, तो मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन ये है कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाया। हो सकता है आई एम नॉट नोन टू हिम, बट स्टिल एक वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन की हैप्पीनेस है मेरे पास। बहुत बढ़िया सर। तो सर अभी आप एक पैनल लॉयर हैं, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है? पैनल लॉयर का एक्सपीरियंस मेरा आप ऐसे बोलेंगे कि 2019 में मैं अपॉइंट हुआ पैनल लॉयर। सिंस द डे 2019-2020 में कोविड के कारण थोड़ा सा हमारा काम अफेक्ट हुआ, बट 2019 से टिल द कोविड आई हैव लर्नड अ लॉट। और इतना कि मुझे ये चीज़ पता चल गया कि जो एफआईआर के बाद हाई कोर्ट में केस आता है, तो एक एक पेपर, क्या पेपर रहता है, कोर्ट पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस क्या क्या करती है, ये जब आप स्टेट साइड आते हो तो आपको एक एक चीज़ पता चलती है। स्टेट डायस के उस साइड जाना अपने आप में चैलेंजिंग रहता है। और आप जब इनिशियल डेज में अपनी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर रहे हो और आप पैनल लॉयर अपॉइंट होते हो, तो आपके लिए प्लस एडवांटेज हो जाता है कि आपको ब्रीफिंग्स पहले मिल चुकी हैं। बट एक साथ साथ आपको जब सामने अदर साइड अगर आपके कोई बड़े एडवोकेट्स आ जाएं, तो एक मेंटली प्रेशर आता है। एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट मेंटली प्रेशर, और मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ से निकला हूँ। बस ये है कि मेरा एक मन था कि मैं कहीं ना कहीं कुछ करना है और किसी को जस्टिस दिलवाना है। वो जो मेंटल सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ है ना, वो मुझे बहुत मिली। क्यों? क्योंकि मैंने क्रिमिनल रोस्टर में था और क्रिमिनल रोस्टर में रहते हुए मैंने कई लोग की बेल खारिज करवाई। तो मुझे सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि जिसके साथ गलत हुई, कहीं ना कहीं मैंने उसको थोड़ी बहुत एक राहत तो दिलवाई। तो बेसिकली आपको लॉयर बनना इसलिए पसंद था कि आप लोगों को जस्टिस दिला सकें। हाँ, सबसे बड़ा, और एक सोसाइटी में चेंज लाने की। सोसाइटी में मुझे लॉयर बनने का सपना ये है कि कहीं ना कहीं हर रास्ते में एक आदमी अफेक्ट हो रहा है, और अगर सब जज बन जाएंगे तो वकील कौन बनेगा और उनकी आवाज़ कौन उठाएगा। आज की डेट में आप किसी से भी पूछेंगे तो उसका सबसे पहला सपना आता है कि मुझे जज बनना है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि मुझे लॉयर बनना है। और आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा फर्स्ट पर्सपेक्टिव ये है, मुझे लॉयर बनना है, देन आई वुड वांट टू बी अ जज फ्रॉम दी बार। दैट्स। तो सर आपने इंदौर कॉर्पोरेट फर्म में भी काम किया हुआ है, तो सर वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने इंदौर का कॉर्पोरेट फर्म बोल के मुझे मेरी फ्रेश मेमोरीज याद दिला। आई स्टिल मिस इंदौर। मैं अभी भी आपके सामने ये चीज़ बोलूँगा और मैं डिनाई नहीं करूँगा, स्टिल मिस इंदौर। इंदौर में मेरा टेन्योर 1 साल समथिंग मंथ्स का रहा। मैंने उस दौरान ट्रायल से लेके हाई कोर्ट तक अपीयरेंस जो था वो मैंने सब चीज़ सीखा। मेरे सर मुझे हमेशा वहाँ पे इंदौर में कहते थे, हम लोग को सिखाया जाता था कि आप इस कोर्ट में सीखने आए हो, हम अगर आपको अपने साथ लेके जाएंगे और आपको एक एक काउंटर पे सिखाएंगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। हमें सुबह 10 बजे फाइल दी जाती थी और आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके सब चीज़ करना था। नो वन गोना असिस्ट यू, नो वन गोना हेल्प यू। बस आपका ये फंडा था। आपको जो भी मॉनेटरी फंड्स रहते थे वो आपको मिल जाते थे, बट लेकिन सीखना फ्रॉम दी टिकट लगाना, कहाँ पे टिकट कहाँ लगती है, स्टैम्प कहाँ होता है, साइन कहाँ होता है, फोटोकॉपी कहाँ होती है, किस काउंटर पे जाके आपको फाइल्स देना है, आपको किस जज के पास क्या ट्रायल लेना है, किससे डेट लेनी है, एवरीथिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ। माय सर नेवर असिस्टेड मी इन दैट थिंग। हाँ, अपने साथ उन्होंने जब ट्रायल के लिए जाते थे तब मुझे ट्रायल के लिए ले गए ताकि मैं सीख पाऊँ। एंड इट वॉज द डे ऑन द November 2019 or probably I'm missing that date, or October 2019 I conducted my first trial. और वो फर्स्ट ट्रायल करने के बाद आखिरी में सर आए, बट जो इनिशियल स्टेज था जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस थे, जब वो मैंने क्रॉस एग्जामिन किया, मुझे सबसे लगा कि मैंने अब सब सीख लिया। जब आप क्रॉस एग्जामिन करते हैं, हर लॉयर की लाइफ में
एक ड्रीम होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना है या एग्जामिनेशन करना है। जब मुझे वो क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिली, आई वॉज लाइक टू दी सेवेंथ हेवन, कि मुझे लगा अब मुझे सब आ गया। और जैसे नवाजुद्दीन कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मुझे उस दिन वो वाली फीलिंग आ गई थी, अहम ब्रह्मास्मि। फिर हाई कोर्ट में भी जब अपीयरेंस होता था, पहले शुरू में मैं बहुत डांट खाया। हाई कोर्ट में जब अपीयर होता था तो नहीं पढ़ता था समटाइम्स, लेकिन फिर टाइम बाय टाइम जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जैसे जैसे आप हाई कोर्ट अपीयर होते जाओगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आता था। पहले मैं जब अपीयर होता था मुझे स्टेज फियर था, मुझे हाई कोर्ट में अपीयर होने के बाद हेजिटेशन होती थी कि मैं क्या सही बोल पाऊंगा कि नहीं। बट थैंक्स टू माई यूथ पार्लियामेंट एंड मॉक थिंग्स, मेरे को एक कॉन्फिडेंस बनते गया। एक हो सकता हो आम आदमी जो यूथ पार्लियामेंट्स वगैरह अटेंड नहीं करता हो, उसके लिए वो स्टेज फियर को हटाने के लिए हो सकता हो 4 महीने 5 महीने लगे, वो चीज़ मुझे 1 महीने में लगी। और बाकी इंदौर की लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ थी। आफ्टर ऑफिस छप्पन चले जाना या सराफा चले जाना या किसी लॉयर के ही घर चले जाना, वहाँ के लॉयर्स की बहुत लाइफ लेविश रहती है, तो उनकी लाइफ शेड्यूल को पकड़ना वॉज दी बेस्ट। तो सर आपको अभी तक काम करते काफ़ी समय हो चुका है, तो आपका सबसे जो चैलेंजिंग केस रहा है वो अभी तक का क्या है? देखिए, चैलेंजिंग केस फ्रॉम दी अगर बिगनिंग पकड़े, फ्रॉम दी 2019 मीन्स फ्रॉम दी ईयर कमिंग ईयर, तो एक कंप्लेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़। द केस स्टार्टेड फ्रॉम दी कि एक कंप्लेंट हुई कि दैट एडवोकेट जनरल इज मिस यूजिंग हिज पावर। उस केस को फ्रॉम दी बिगनिंग से लेके एंड तक वी गॉट दैट कंप्लेंट प्रोसीडिंग क्वैश्ड, और वो प्रोसीडिंग को एट लास्ट हाई कोर्ट ने रूल आउट कर दिया कि आप ये सब प्रोसीडिंग एडवोकेट, बेसिकली वो प्रोसीडिंग में ये हुआ था कि एडवोकेट जनरल को एडवोकेट के पद से हटाने की मांग कर दी गई थी कि ही इज मिसयूजिंग द पावर्स कन्फर्ड अपॉन हिम एंड ही इज वायलेटिंग द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द बार काउंसिल रूल्स। तो दैट्स वाई उनके ऊपर ये मानहानि चला था, और वो फ्रॉम दी हमने हाई कोर्ट से लेके उसको हाई कोर्ट से क्वैश करवाने तक ईच एंड एवरी डे उसमें नए नए सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते थे। उस इवेंट्स को डे बाय डे डील करना वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। और एक और केस था जिसको मैंने नीचे से लेके ऊपर तक अभी रिलीफ लेके, रायपुर में फ्रेंचाइज देने का इशू था। टी विला करके एक कैफे है, उन्होंने रायपुर में अपनी फ्रेंचाइजी दी 2 लोगों को, उन्होंने फ्रेंचाइजी लेने से मना कर दिया। अब सिविल कॉन्ट्रैक्ट का मामला उन्होंने कैसे क्रिमिनल वे में टर्न किया और कैसे उनके ऊपर एफआईआर करके एक पार्टनर को जेल डलवाया और एक पार्टनर की एंटीसिपेटरी बेल खारिज हुई। वो एफआईआर को आके हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और क्वैश कराया। इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ क्वैशमेंट, सॉरी क्वैश करा दिया बोल दिया, उसमें स्टे है और साथ ही साथ एंटीसिपेटरी बेल दिलवाई। तो दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज आप उस केस को शुरू से आप अगर डील कर रहे हो और हाई कोर्ट में आके डील कर रहे हो, तो ये एक चीज़ तो आपकी प्लस हो जाती है कि आपने केस का ईच एंड एवरी फैक्ट और एस्पेक्ट को आपने डील किया हुआ है, और उससे सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंट ये होता है कि क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप उसका केस आपने बहुत अच्छे से मैन हैंडल किया है और आप आगे भी उस केस को अच्छे से हैंडल करोगे। ये चीज़ और अदर केसेस हैं, अगर मैं उसकी गिनती गिनाना चालू करूँ को तो आज रात हो जाएगी, लेकिन चैलेंजिंग केसेस ईच एंड एवरी डे आपके साथ हैं। तो सर जैसे कि आप लॉयर बनने से पहले जो सोचे थे कि मैं ये काम करूँगा, ऐसा करूँगा, और अब आप लॉयर हैं, तो उन दोनों में क्या अभी फ़र्क आया आपकी सोच में या आपके काम में? देखिए, मैं बहुत जेन्युइनली बात बताता हूँ कि फ्रॉम दी फर्स्ट डे जो मैंने सोच के रखा था कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम के कारण मेरा शेड्यूल बिगड़ जाता है और मैं उन चीज़ों से भटकता हूँ, बट ये चीज़ें मैं समय समय पे अपने आप को क्लिक बैक करके याद दिलाता हूँ कि मुझे ये चीज़ें करना है और मैं उन चीज़ों से कभी भटकना नहीं चाहता। नहीं सर, जैसे हम सब सोचते हैं कि अगर मैं मैं लॉयर बन जाऊँ तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और अब जब आप काम कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बहुत जेन्युइन कि आप सब सोच के चलोगे कि आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, पर आप जब हाई कोर्ट उतरोगे ना तो आपको भूल जाओगे कि आपको क्या करना है, बिकॉज आपके ऊपर वर्कलोड इतना आ जाता है ना कि सब चीज़ आप एक तरफ, आपका काम एक तरफ, और आपका वर्कलोड इतना बढ़ जाता है एक टाइम के बाद
कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स दिखते हैं और वर्ड्स दिखते हैं कि सेक्शन कौन सा लगना है, सेक्शन यहाँ से कौन सा आना है। पर फिर भी मेरे को एक चीज़ पता है कि जो एम लेके मैं चला हूँ वो एम को मैं कहीं ना कहीं पूरा करते जा रहा हूँ, और आगे भी उस चीज़ पे, एम पे ही मेरा फोकस रहेगा। मैं इस प्रोफेशन में कभी भी पैसे कमाने के लिए नहीं आया था। मैं सिर्फ ये है कि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूं और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मेरे पेरेंट्स भी कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि तुम ये करो। हाँ, उनका ये मन था कि मैं इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं, बट उन्होंने जब मैंने लॉ चूज करना चाहा तो दे सपोर्टेड मी एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। आज ये जो सब ऑफिस वगैरह है वो उनका ही है, मेरा कुछ नहीं है। तो सर सोसाइटी के प्रति आपका क्या एम रहा है एज अ लॉयर, कभी बनने से पहले या बाद में? मेरा सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा एम ये है कि मैं कहीं ना कहीं से अपना हैंड सोसाइटी को दे पाऊँ। आज मेरे पास कोई भी आता है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या जिसके पास फाइनेंशियली इतना एड नहीं है कि वो मुझे प्रॉपर फीस दे पाए, मैं कभी उससे फीस के लिए नहीं बोलता। मैं उसका केस चाहे कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से मिनिमल फीस में लड़ दूँ। जो एक्सपेंस लगते हैं दैट इज़ वेरी जेन्युइन, कि वो जहाँ पे फोटोकॉपी वगैरह सब चीज़ें होती हैं, जो क्लरिकल एक्सपीरियंस है वो क्लर्क जानता है हमारा कि वो उसको दे देते हैं। पर मैंने कभी उनका केस पैसे के लिए नहीं लड़ा। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा उनकी सहायता हमेशा अपने साइड से कर पाऊँ, और अगर उनको रिलीफ मिलती है तो दैट इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग। और एक ऐसे किसी भी पुअर पर्सन को रिलीफ मिलेगी तो आगे सोसाइटी, मतलब आप चाहते हैं कि जो वो अपने चेन केस- बनती हाँ, जाती है, वो चेन बनती है। जो अपने केसेस के एक्सपेंसेस पे नहीं कर सकते उनके लिए आप खड़े हैं। हाँ। तो सर अभी ये जो आने वाले नए लॉ एस्पिरेंट्स हैं, उनके बारे में आप क्या, मतलब उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? लॉ एस्पिरेंट से लॉ स्टूडेंट भी हो गए, जुडिशियल एस्पिरेंट भी हो गए और कॉर्पोरेट एस्पिरेंट भी हो गए। बेसिकली हमने हाई कोर्ट में देखा या कॉलेज लाइफ में देखा कि किसी को कॉर्पोरेट में जाना, किसी को जुडिशरी में जाना या किसी को टीचिंग पे जाना, मैं उनको सबको सिर्फ बहुत सिंपल सी सलाह दूंगा कि अभी जो 5 साल है ना वो कॉलेज लाइफ एंजॉय करना। हमने अपनी कॉलेज लाइफ पता नहीं कैसे एंजॉय नहीं कर पाए उतना जितना करना चाहिए। हम सिर्फ बुकिश में पढ़ते रह गए। वो थ्योरेटिकल नॉलेज आप बाद में गेन कर लोगे, लेकिन अभी जो टाइम है ना आपका एंजॉयमेंट का कर लो। 4th ईयर 5th ईयर आपका सीरियस होने का रहता है, जब आप सीरियस होकर अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड कर लो कि आपको आगे क्या करना है, जुडिशरी करना है कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है और या टीचिंग में। आज सबसे बड़ी जो समस्या है कि इंडिया हैज़ गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, और आप लॉयर्स को देखें उन केसेस का कंपैरिजन में तो बहुत कम है। हमारे पास जजेस भी कम है पर एट द सेम टाइम लॉयर्स भी कम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको लॉयर्स मिलेंगे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चलाते आ रहे हैं, पर हाई कोर्ट्स के जो स्मार्ट लॉयर्स होते हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे कि आपको विद इन अ टाइम फ्रेम आपको केस का डिस्पोजल मिल जाए। हमारे यहाँ पेंडेंसी तभी बढ़ती है क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे लॉयर्स की कमी है। आप देखें कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलती है, वही ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को जो हमारे न्यू लॉ एस्पिरेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को गेन करते हैं। तो व्हेन दे अप्रोच टू दी हाई कोर्ट वही वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो उन्होंने सीखी वो उसी को गेन करते हैं। तो उसके कारण जो बच्चे का एक ग्रोथ होता है या जुडिशियल स्टूडेंट या लॉयर का एक जो यंग लॉयर का ग्रोथ होना चाहिए वो कभी ग्रोथ नहीं हो पाता। और फिर उसके बाद लोगों को लगता है कि यार लॉ ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा या लड़का कुछ सीख नहीं पा रहा या लड़का पैसे नहीं कमा पा रहा। बेसिकली हमारी सोसाइटी यही है कि लॉयर है तो उसको ही शुड बी अर्निंग अ लॉट। अर्निंग तभी होगी जब वो स्मार्टली मूव करेगा हाई कोर्ट में। आपको ये पता रहना चाहिए कि आप सेक्शंस कितने जानते हो, आपको सेक्शंस का थोरो रहना चाहिए। जब आप हाई कोर्ट में अपीयर हो आपको सेक्शंस से थोरो होना चाहिए। जुडिशियल प्रेसिडेंट आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा जजमेंट कहाँ पे अप्लाई होता है, कब उस जजमेंट को रूल ओवर कर चुका है। आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा। तो आप जितनी अभी कॉलेज लाइफ में एंजॉय कर लो, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको अपनी ग्राइंडिंग करवानी पड़ेगी और उस ग्राइंडिंग के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऐसी फील्ड है जहाँ पे डेली आपकी ग्राइंडिंग होगी। चाहे आप जुडिशरी में चले जाओ, कॉर्पोरेट में चले जाओ, टीचिंग में चले जाओ, या जो सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है हर बच्चे के लिए कि मेरे को लॉयर बनना है, उसमें भी आपको हर डे
अपना डे आपको हर सेक्शन से ग्राइंड होना ही पड़ेगा। मतलब कॉलेज लाइफ को पढ़ो भी, एंजॉय भी करो, सिर्फ लेकिन पढ़ो साथ में पढ़ो, साथ में पढ़ो, साथ में पढ़ो, सिर्फ पढ़ो मत। नहीं सिर्फ पढ़ो मत, एंजॉय करो। Enjoy आपके दिन के 24 घंटे में से 5 घंटे अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो 2 घंटे तो दे ही सकते हो पढ़ने के लिए। बुक्स को। ये बिकॉज आपको एट द लास्ट आपको लॉ से ही डील करना है डे बाय डे। अगर आप जा रहे हो, आपका चालान कट गया और या आपकी गाड़ी पकड़ ली किसी ने, तो आप छुड़वाओगे कैसे? आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा ना। या आप किसी के साथ आपकी मारपीट हो गई, या किसी के साथ हम देखते हैं मारपीट हो जाती है, या किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, या किसी का पैसा कोई लूट लेता है, तो हर जगह लॉ का एप्लीकेबिलिटी है। या जैसे आपके घर के सामने किसी ने रोड बना दी या किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो आपको सब जगह लॉ का एप्लीकेबिलिटी है। अब आपको लॉ पता नहीं और आप जाके ब्ला 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 करने लगे, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं होगा। आप फिर वो उसी भीड़ में आ जाओगे जैसे भीड़ में मुंबई जाने का हर बच्चा सपना लेके जाता है कि मैं हीरो बन जाऊँ। तो सर अभी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में उतर चुके हैं, तो आप अपने जूनियर्स को और सर खुद भी ऐसा क्या सोचते हो कि ये गलती काश मैं नहीं किया होता और अपने जूनियर्स अब ये गलती ना करें? बहुत सिंपल सी और बहुत छोटी सी है। आप कभी आज से आने वाले 4 दिन 5 दिन के बारे में मत सोचो। आप ये सोच लो कि आज आपको क्या करना है और कैसे आज आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। आपके पास समझ लीजिए आज का दिन है। आप कल ये सोचोगे कि मैं कल करूँगा, तो कल आपके लिए नहीं आने वाला। आज अगर आपने आज ही से चेंज लाना है और आपने आज ही सोच लिया कि मैं चेंज को इम्प्लीमेंट करूँगा, तो आप अपने आप को सुधार पाओगे और तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने जिस दिन ये सोच लिया कि कल, तो वो आपका कल हमेशा आपका फ्यूचर खराब कर देगा। ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने इंदौर में भी सीखी, जो मैं बिलासपुर में भी सीख रहा हूँ और आगे भी मैं सीखूंगा। और जब भी सीखूंगा या जब मुझे लगेगा कि मैं कंप्लीटली सीख गया, तो मैं आगे भी ये सबको यही बोलूँगा कि आप कल हटा दो अपने लाइफ से, आज जो है उसी को कर लो। क्योंकि कोविड किसी को नहीं पता था कोविड आ जाएगा। कोविड के बीच में लोगों के कई प्लान्स थे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं किसी लॉयर के पास इंटर्न करूँगा। क्यों? आप आज नहीं कर सकते? आप किसी लॉयर के पास आज नहीं रह सकते? द थिंग इज दैट अगर आपके मन में हो तो आप आज भी कर लोगे, और अगर आपके मन में नहीं होगा तो आप ना कल कर पाओगे, ना परसों, ना आने वाले 2 साल तक। तो बस मेरा सिंपल सा ये है कि आप किसी भी चीज़ को पकड़े हो तो उसको आज ही करना और अपनी ज़िंदगी से कल हटा दो। जो करना है आज ही करना है। किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आज ही से लग जाओ। किसी पेपर को पढ़ना है तो आज ही से पढ़ लो। किसी सब्जेक्ट को निपटाना है तो आज ही निपटा लो, या तो आज ही उस निपटारे में लग जाओ। या कुछ अच्छी चीज़ लाइफ में प्लान कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरी चीज़ आज ही से चालू कर दो। कोई ये मेरी बात को सुन के कोई ये ना सोचे कि मैं किसी को ड्रिंकिंग करने के लिए बोल रहा हूँ तो आज ही से चालू कर दे, या टोबैको आज ही से कर दे। अच्छी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो। द मोमेंट यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ, ये आपकी लाइफ एक अलग चेंज देगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए लॉ पोस्ट के लिए। इवन आई एम डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं अपने 2 शब्द, मेरे 2 शब्द ही काम आएंगे। उस 2 शब्द से अगर मेरे को लगता है कि मैं किसी भी एक बच्चे के ऊपर भी इम्पैक्ट पहुंचा पाऊँ, दैट वुड बी द बेस्ट आई कैन डू। थैंक यू सर।